Welcome back to Electra Education. I am Avdesh Kumar Saxena and today I am going to teach you present indefinite tense and it is also known as simple present. So guys, please do not get confused while studying this sentence. Present indefinite, that means simple present. Both are same but it is known as by two different sentence. Okay, so let's start the session. तो पढ़ने वाले हैं present indefinite tense. सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है कैसे। तो हिंदी में समझने के लिए सबसे पहले हम इसे पहचान या आइडेंटिफिकेशन लिख लेंगे इसकी। इसमें क्या होगा कि इसकी जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब, इस मेन वर्ब में आपको ता, ती, ते एक्सेट्रा शब्द देखने को मिलेंगे, शब्द या अक्षर दिखेंगे। ठीक है, शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के लिए शीला जैसे शीला अपना काम करती है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है आपकी क्या है, डू। और इस डू में क्या है, देखो करती में क्या दिख रहा है, ता दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ऐसे हिंदी में समझने के लिए मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, इसमें भी मेन वर्ब क्या है, सोना, और इसमें क्या दिखा, ता। तो इस प्रकार के कोई भी जो सेंटेंस मिलेंगे जिसमें ता, ती, ते ये सब देखने को मिले, उसे समझ जाने की प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट आपकी क्लैरिटी के लिए मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ मत मान लेना कि हमेशा ताती ही दिखेगा, क्योंकि इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे जब कोई एक्शन फोर्सफुली करवाया जाता है, जैसे कि फोर्सफुली एक्शन में आता है हमें सुबह उठना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, हमें स्कूल जल्दी जाना पड़ता है, या पापा को शाम को जल्दी आना पड़ता है, हमें रोज़ पार्क जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ताती दिख रहा है, लेकिन हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट नहीं करेंगे। ओके गाइज, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। बस यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मैं देना चाहूँ तो इसकी क्लैरिटी को मैं इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। एक मिनट, इसकी क्लैरिटी को मैं इस प्रकार से डिफ़ाइन करना चाहूँगा। आप देखें कि अगर आपके सेंटेंस में पढ़ते समय इस सेंस को पकड़ के रखना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेंस। तो सेंस मीन्स अगर उस सेंटेंस के सेंस में ये आ जाए, सेंस ऐसा हो, सॉरी गाइस, सेंस में अगर आपको हैबिट दिखे या हैबिचुअल एक्शन दिखे, हैबिचुअल एक्शन मतलब उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये पता चले कि उसमें किसी हैबिट की बात हो रही है, या वो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल मतलब जो एक्शन हैबिट के द्वारा हो उसे हैबिचुअल एक्शन कहेंगे। तो अगर उसमें सेंटेंस में हैबिट दिखे तो हैबिचुअल एक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि यह रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन मीन्स जो काम नियमित रूप से होता रहे या जो नियमित काम से होता है उसे रेगुलर एक्शन कहेंगे। यदि सेंटेंस को पढ़ने के बाद यूनिवर्सल ट्रुथ लगे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो भी कहा जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल क्लैरिटी में डाल दूंगा कि जैसे कि हैबिट में आप सुबह सुबह रोज़ ब्रश करते हैं, ये आपकी हैबिट बन चुकी है। हम मान लो हम अगर शराब पीना स्टार्ट करते हैं, अगर हम शराब ही पीते रहें और हमारी वो एक हैबिट बन जाए, तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाएंगे। रेगुलर एक्शन मीन्स अगर आपकी कोई एक्टिविटी रेगुलर फॉर्म में होती है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होके फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आफ्टर दैट वी विल गो टू स्कूल, ये होता है। उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे, लंच करेंगे जो भी है घर में, और फिर पार्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, शाम को पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। ऐसी हमारी रेगुलर एक्टिविटी होती रहती। तो ऐसी एक्टिविटी वाला भी सेंस अगर आपको दिखता है
तो वो रेगुलर एक्शन कहलाएगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। दूसरा या नेक्स्ट ये है, यूनिवर्सल ट्रुथ में ऐसा होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा है कि जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि पृथ्वी सच में लगाती है, ये कोई बनी बनी बातें नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे एक बुरा आदमी हमेशा नुकसान पहुंचाता है, ये एक फ्रेज़ है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखिए तो ये भी बात सत्य है कि एक बुरा आदमी हमेशा आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। तीसरी बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फिलॉसफी वाली बातें हों, फिलॉसफी वाली जैसे मैन या आदमी क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक है। या तो ये भी एक बात सही कि भाई इंसान को क्या है, मरना है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई ज़िंदा तो रहता नहीं, 100-200 साल के बाद कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी सकता है, उसके बाद वो भी मर जाता है। तो इस प्रकार के जो सेंस दिखेंगे, हैबिचुअल एक्शन दिखेंगे, रेगुलर एक्शन दिखेगा और यूनिवर्सल ट्रुथ। और एक ये है परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी वाला सेंस आप ऐसा समझ सकते हैं कि परमानेंट एक्टिविटी में आपको ये सेंस जनरेट होके आएगा बाहर कि आप किसी फर्म में परमानेंट काम करते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ किसी कंपनी में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ ज्वाइन हो गया, तो मैं बोलूँगा कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, तो जो मेरी अभी एक्टिविटी है ये परमानेंट है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ अभी के लिए, तो मैं इंग्लिश मेरा पढ़ाना जो ये परमानेंट एक्टिविटी है, ओके। जैसे हमारे मैथ वाले टीचर हमें मैथ पढ़ाते हैं, तो ये भी परमानेंट एक्टिविटी है। तो ऐसे प्रकार के जो सेंटेंस होंगे या ऐसे जो सेंस जनरेट करेंगे, सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर ये सेंस जनरेट होता है तो भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट किया जाएगा, और उसे वैसे ही करेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करने का तरीका होता है। तो ये सेंस होंगे और पहचान ताती होगी, लेकिन उसको हमेशा के लिए सत्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसका एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन के समझ लें आप आगे जब पढ़ेंगे, हैज़ टू, हैव टू या फोर्सफुली एक्शन जो करवाए जाते हैं उसमें भी ताती आता है, तो आप ताती से आप कंफ्यूज मत हो जाना। कभी ना कभी मैं उसको भी बना के वीडियो में डाल दूँगा। अभी टाइम थोड़ा सा इसका है तो इसकी बात करेंगे, तो थोड़ा भी इसके हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करना चाहेंगे। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है, आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएंगी। मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे डू हमेशा कैसे लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आप हमेशा एक लाइन को, हमेशा मेरी बात को नोट कर लेना कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखी जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में सेव कर लें, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं होता, और अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब थोड़ा सा मेन वर्ब में इसमें पंगा होता है, तो उसको ले लेते हैं। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में आपको पता है, या मैं बता ही देता हूँ। मेन वर्ब में तो मेन वर्ब में यहाँ पे एक चीज़ ये होने वाली है, बहुत ख़तरनाक चीज़ होने वाली है, कि आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस जुड़ेगा, या तो यस आ जाएगा या तो ईएस आ जाएगा। तो दो चीज़ें आएंगी, या तो आपके वर्ब में यस आएगा या ईएस आएगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे आएगा, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। अदरवाइज ये कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए, तभी आपको मेन वर्ब में यस या यस देखने को मिलेगा। वो भी तब अफर्मेटिव में जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाता है तो आप यस या यस से बचेंगे या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब यस या यस का प्रयोग करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, और उसके बाद आपको सेंटेंस समझ में आने लगेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे।
और मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। ऐड करने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको कुछ रेगुलर एक्शन है, हैबिट है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये जो परमानेंट एक्टिविटी है, इन शब्दों को डिनोट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को अगर हम दूसरी भाषा में कीवर्ड्स बोल दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आपको ये कुछ सिलेक्टेड शब्द जो मैं लिख रहा हूँ अगर ये यहाँ पे रहें तो आप समझ जाना कि वो जो 4 फॉर्मेट हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी और परमानेंट एक्शन, ये चारों जो हैं, ये चारों का सेंस ये वर्ड जो होंगे ये फुलफिल या जोश से बताएंगे कि भाई साहब हम उन चारों में से कोई एक है। तो अगर आपको कहीं पे दिखता है ऑलवेज, क्या दिखे? ऑलवेज। एक मिनट गाइस। अगर आपको दिखता है ऑलवेज, क्या दिखे? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, occasionally, regularly, और oftenly, often मिल जाए, oftenly मिल जाए, generally, daily, डेली हो जाए, नॉर्मली हो जाए, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, ऐसे एक्सेट्रा हैं। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं लेकिन आपको मोस्टली यही मिलेगा। तो आपको पढ़ते समय आपका अगर कोई सेंटेंस है अगर ये शब्द लिखे हुए हैं तो आपके पूरे चांसेस है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा या लिखा होगा। तो आप हमेशा याद रखें, इन वर्ड की मीनिंग को भी आप समझें। अगर किसी को नहीं आता तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे। ऑलवेज, नेवर का तो मतलब आप जानते ही होंगे। सेल्डम थोड़ा सा वर्ड अच्छा है तो इसे मैं लिख देता हूँ। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। सम टाइम, अकेजनली, अकेजनली का मतलब किसी विशेष अकेज़न पर, जैसे शादी पर, किसी पार्टी पर, बर्थडे पर, किसी भी इवेंट पर अगर या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी हो रही हो और उस टाइम हो रहा वो चीज़ तो ओकेजनली हो जाएगा। रेगुलरली मतलब वो हमेशा एक रेगुलर पैटर्न पे होता रहता है। ऑफन, ऑफनली एक ही चीज़ है अक्सर। ऑफन और ऑफनली है जनरली एक ही चीज़ है। डेली भी आप समझते होंगे। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा लिख लेना, बहुत मुश्किल से, या मुश्किल से, या मतलब ना के बराबर। रेयरली का मतलब ये होता है। तो ये इन वर्ड का मतलब आप समझ लेना अच्छे से। बाकी आई होप आप सब जानते होंगे कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। तो चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। पहला मेरे में है, इसमें टोटल 24 सेंटेंस है दोस्तों। तो राकेश अपना गृह कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता है। तो अगर मुझे इसका पहले वाले का मेरे को ट्रांसलेशन करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, तो आप ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको टी डबल एस हमेशा पकड़ के रखना है। टी डबल एस मीन्स समझ गए? वेट अ मिनट का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब चीज़ बनाना है, टेंस बनाना है, तो आपको थोड़ा, तो फ्रेंड्स, हाँ, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब बनाना है दैट मीन्स आपके टेंसेस बनाने हैं। टेंस का ये सेंटेंस बनाने हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बढ़िया से परफेक्ट होना है। तो आप जो चीज़ें बताई गई हैं उस सेंस को समझना है, रट्टा मत मारना। और थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, उस पर चिपके रहना तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको टी डबल एस समझना है। टी डबल एस क्या है?
सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर आप देखते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें दिमाग में एनी टाइम आपके विद इन सेकेंड आनी चाहिए। आपको टेंस पता होना चाहिए कि किस टेंस में है। दूसरा बात, सेंटेंस पता होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए सेंटेंस का। अगर ये तीन चीज़ें आप बहुत फटाफट सोच लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप बनाने में इंजॉय करेंगे। दैट मीन्स यू विल इंजॉय while studying the problem। तो मज़ा लेंगे आप। तो इस प्रकार के या किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कोई भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कोई भी टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा TSS दिमाग में रखना है। दैट मीन्स टेंस, सेंटेंस और सब्जेक्ट विद इन सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि है क्या। तो जैसे मुझे अगर पता करना है तो मेरा पहला सेंटेंस है, राकेश अपना ग्रहकार ठीक प्रकार से नहीं करता। मैंने जैसे इसको पढ़ा था मेरे दिमाग में तुरंत आया प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस ये अफर्मेटिव नहीं, सेंटेंस ये नेगेटिव है क्योंकि नॉट यूज़ हुआ है। और सब्जेक्ट कौन है इसमें, राकेश। ये तीन चीज़ें फटाफट आना चाहिए, उसके बाद आप पेन चला देंगे अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो। जैसे कि अगर मुझे इसे बनाना है तो मान लो राकेश अपना ग्रहकार ठीक प्रकार से नहीं करता, तो टेंस हमने पहचान लिया फटाफट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये उसकी आदत बन चुकी है कि वो अपना काम सही से करता ही नहीं है। ठीक है। और सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है क्योंकि नोट आया है। सब्जेक्ट कौन है, राकेश है। कौन काम नहीं करता भाई साहब, राकेश काम नहीं करता। तो दैट मीन्स सब्जेक्ट बस। अब पैटर्न नेगेटिव वाले का देख लो, सबसे पहले क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राकेश। और हेल्पिंग वर्ब, राकेश सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज। और फिर क्या लगाना है, नॉट। नॉट लगा दो। मेन वर्ब क्या है, ठीक से नहीं करता तो डज नॉट डू हिज अपना होमवर्क, हिज होमवर्क कैसा, प्रॉपरली। सेंटेंस खत्म। फिर से समझाऊंगा। राकेश सब्जेक्ट हुआ, इस नेगेटिव वाले को देख लेना। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डस, फिर क्या है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट, मेन वर्ब क्या है, डू। हिज वर्ब, हिज हो गया। और हिज मतलब हो गया अपने के सेंस के लिए हिज लगाएंगे, राकेश है ना तो राकेश अपने के सेंस के लिए क्या लेगा, हिज। होमवर्क कैसे, प्रॉपरली। तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा करेंगे। दूसरा, विद्यार्थी कक्षा में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं भाई साहब। दैट मीन्स ये भी उनकी क्या है, आदत है। जब उनकी आदत बन चुकी है कि भाई साहब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो हैबिचुअल एक्शन बन गया। और हमने तुरंत TSS के हिसाब से अगर देखें तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई साहब। और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। और सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो इसको बनाएंगे द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल। ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। अफर्मेटिव सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं, आपको सिर्फ यस या यस से काम चलाना है। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। तो यहाँ पे आपको जो वर्ब लेनी है, स्पीक मीन्स बोलना, इसमें यस या यस नहीं लगाना। अगर यह सिंगुलर होता तो मैं इसमें एस लगा देता। तो स्टूडेंट स्पीक वेरी लाउडली इन द क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है, कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो कुछ लड़के भी बहुत सारे हैं, दैट मीन्स सम बॉयज़ हैं। तो कुछ लड़के मतलब एक से ज़्यादा लड़के हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे सम बॉयज़। क्या लिखेंगे, सम बॉयज़। सम बॉयज़ मीन्स कुछ लड़के, सम बॉयज़ प्ले
अब मैंने इसमें एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल बन गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो मैं फर्स्ट फॉर्म लूँगा और इसमें एस नहीं लिखूँगा। प्ले क्या क्या खेलते हैं, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट बन गया। कहाँ पे, इन द प्लेग्राउंड, इन प्लेग्राउंड, ठीक है, इन प्लेग्राउंड, ठीक। नेक्स्ट बनाएंगे, क्या तुम प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, डू यू वांट टू डू अ प्राइवेट जॉब। ओके, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू। क्यों लगाएंगे भाई साहब, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। यू कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब भाई ये वाला है स्ट्रक्चर लेना है आपको, बिगिनिंग वाला। तो बिगिनिंग वाले स्ट्रक्चर में आपको पता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। सब्जेक्ट इसमें क्या आया, तुम आया, और तुम कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा डू, क्योंकि डू प्लूरल के साथ लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है यू, मेन वर्ब वांट, नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट तो आया ही नहीं। डू यू वांट टू डू जॉब, या प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, डू यू वांट टू डू अ प्राइवेट जॉब, अ प्राइवेट जॉब। ये सेंटेंस हो गया। हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, तो भाई अब हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, नाउ भाई पाँचवा ये, ठीक। तो नाउ वी डू नॉट वांट टू लिव इन दिस हाउस। समझेंगे कैसे, नाउ का मतलब अब हो गया, वी मीन्स हम हो गया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लेके चलेंगे भाई। नेगेटिव इसमें देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने, तो सब्जेक्ट लगा दिया वी, डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब नॉट आ गया, मेन वर्ब वांट आ गया, टू लिव इन दिस हाउस, टू लिव का मतलब हो गया रहना। छठा पढ़ेंगे छठा पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसे इरेज करना पड़ेगा। मैं रोज़ाना स्नान करता हूँ, ये भी भाई उसकी क्या है, आदत है। तो भाई आप डेली स्नान करो, चाहे कभी कभी करो, आपकी मर्जी। तो आई, मैं रोज़ स्नान करता हूँ, आई बात, कैसा डे, एवरी डे। तो ये एवरी डे ये भी एक कीवर्ड है, इससे आपको पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। आई बात एवरी डे। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो एनीवन, आई डू नॉट नो एनीवन हियर, ठीक है। तो ये बन गया आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस था, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हियर। ओके, ऐसे ही आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा रखा है इसी के हिसाब से आपको टेंस पहचानना है। फिर सेंटेंस, ये सेंटेंस चारों में से कोई एक मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट पकड़ लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको तुरंत रिकॉल करेगी क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। बस मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि एक दो मैंने करवा दिया है, बाकी अब मैं करके दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा आपसे। जैसे कि मुझे बनाना है, मैं यहाँ, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं करते, तो वाई डू यू नॉट क्लीन योर टीथ। टीथ प्लूरल होता है, तो ये मिडिल वाला है तो इसकी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिख देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा प्लूरल तो डू लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, क्लीन मेन वर्ब हो गया, योर टीथ, ठीक। नेक्स्ट बनाएंगे,
नेक्स्ट क्या है, अब वे हमारे साथ क्यों नहीं अब वो हमारे साथ क्यों नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, तो ये भाई बीच वाला है नेगेटिव सेंटेंस। कैसा वाला, बीच वाला, मिडिल वाला, कैसे ही। तो अब वे हमारे साथ क्यों नहीं बोलते, वाई डू दे नॉट स्पीक विद अस नाउ। ये हो गया पूरा सेंटेंस। तो इसको भी समझ लेंगे आप, ये मिडिल वाला है, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मिडिल वाला केस है, उसके हिसाब से किया मैंने। आप भी समझेंगे तो हो जाएगा आपसे। बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इतना पढ़ने के बाद आप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेखक दिल्ली कब पहुंचता है, तो व्हेन, भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेन। अब लेखक है, लेखक सिंगुलर होता है, व्हेन डज। अब राइटर, व्हेन डज द राइटर, राइटर डेली। इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, तो व्हेन डज राइटर, अच्छा रीच जाएगा, व्हेन डज राइटर रीच डेली। रीच मीन्स पहुंचना। ओके, ये भी हो गया, 9वां हो गया, नहीं 10वां हो गया। यह बच्चा जोर जोर से क्यों चिल्लाता है, 11वां। तो ये भी इंट्रोगेटिव है, तो वाई। यह बच्चा सिंगुलर है, तो वाई डज दिस चाइल्ड, दिस मीन्स यह, चाइल्ड मीन्स बच्चा, जोर जोर से क्यों चिल्लाता, वाई डज दिस चाइल्ड स्पीक, या चिल्लाना क्राई बोल देंगे, क्राई लाउडली। लाउडली मीन्स जोर जोर, वाई डज दिस चाइल्ड क्राई लाउडली। तो ये भी हो गया 11वां। 12वां पकड़ लेंगे, राजा रानी से क्या कहता है, क्या कहता, व्हाट डज द किंग से टू रानी। ओके, इंट्रोगेटिव में एस आई एस नहीं लगाते, सिर्फ अफर्मेटिव का केस रहेगा तो एस आई एस लगेगा, अदरवाइज कहीं भी आपको एस आई एस नहीं मिलेगा। वो भी अफर्मेटिव में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस आई एस लगेगा, उसके बाद आपको एस एस से मतलब नहीं रखना। केस पहले बता दिया, बस उतना ही दिमाग में रखना, बाकी जो भी बताया टू द पॉइंट बताया है, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। तेरहवां, मैदान में फुटबॉल कौन खेलते हैं, कौन खेलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो 13वां, हु, बहुत सारे आदमी की बात करता है, तो भाई कौन खेलते थे मतलब एक से अधिक आदमी की बात करता है, तो हु डू। ठीक है, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं फुटबॉल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिकेट की जगह क्या लिख लेंगे, फुटबॉल। हु डू प्ले फुटबॉल, इन, कहाँ पे ग्राउंड है, इन ग्राउंड। ये भी हो गया। चौदहवां देखते हैं, मास्टर जी रात में किसको पढ़ाते हैं, तो भाई साहब ठीक है, मास्टर जी किसको पढ़ाते हैं, ठीक है 14। अब किसको क्या बोलते हैं, होम डज, होम डज द टीचर टीच इन द नाइट। भाई मास्टर, होम मीन्स किसको, और डज हो गया भाई साहब किसी एक पर्सन की बात हो सकती है, तो हमने डज लगा दिया यहाँ पे ना। तो ये भी डिफाइन किया गया कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो भाई एक बंदे को भी पढ़ा सकता है, एक से अधिक बंदे को भी पढ़ा सकता है। तो होम डू द टीचर टीच इन द नाइट, या होम डज द टीचर टीच इन द नाइट, दोनों सही रहेगा, सेंस पे काम करेगा, क्योंकि हमें सेंस ही नहीं आइडिया लग रहा है कि क्या है। तो यहाँ पे हम दोनों केस को ले सकते हैं, दोनों केसेस में ही सही होगा, दोनों अगर हम लिख देंगे तो किसी को हम गलत नहीं कर सकते।
तुम्हें इस अंधेरी रात में कहाँ जाते हो? ये भी इंट्रोगेटिव आ गया भाई। 15वां है। तो 15वां को कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, बीच वाला है तो वेयर। तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो इन दिस डार्क नाइट? अंधेरी रात ऐसे लिखेंगे, ठीक। 16वां देखेंगे। तुम रोज़ाना किससे बात करते हो? ठीक है, तो किससे या किसको एक ही चीज़ है भाई साहब। तो 16 में इसको भी बोलेंगे हुम, इंट्रोगेटिव शब्द है, बीच वाला इंट्रोगेटिव है, ठीक है, बीच वाला टाइप है इसका। तो हुम डू यू टॉक? एवरीडे, एवरीडे लिख सकते हैं या डेली लिख सकते हैं भाई, दोनों सही है। ओके, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वह क्या चाहता है? 17वां। 17वां, ठीक है। वह क्या चाहता है? तो भाई ये भी इंट्रोगेटिव है तो इसके बीच वाला है तो व्हाट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से तो भाई डज लगाएंगे। व्हाट डज ही वांट? वह क्या चाहता है भाई, ये हो गया व्हाट डज ही वांट। 18वां देखेंगे। देखते हैं, बहुत सेंटेंस ले लिए हैं। तुम दिन भर कहाँ रहते हो? 18वां, तो वेयर डू यू लिव? दिन भर मतलब होल डे, होल डे मीन्स दिन भर। 18वां भी हो गया। अब ये बीच वाला इंट्रोगेटिव का है, आप स्ट्रक्चर को फिट बैठाएंगे तो फिर पूरा बैठेगा। बाकी आप समझदार होंगे, मिडिल वाला है। और मैंने ये 4 जो भी सेंटेंस लिखे हैं इसी पैटर्न में सारे करने हैं, आपको पहचानने पैटर्न कौन सा वाला है। ओके, TSS को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब मैं इस दुकान पर नहीं बैठता हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नाउ आई डू नॉट सिट इन दिस शॉप। हो गया। अब मैं इस दुकान पर नहीं बैठता तो नाउ आई डू नॉट सिट इन दिस शॉप, एकदम सही। नेक्स्ट देख लेंगे। बीस देखते हैं। 20वां क्या? गोरी रसोई में खाना बनाती है। तो ओके, गोरी नाम की लड़की है तो गोरी कुक्स मीन्स खाना बनाना इन द किचन। हम क्रिकेट का आनंद लेते हैं तो वी टेक या इंजॉय क्रिकेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या वी इंजॉय क्रिकेट। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऐसे नहीं लगाया क्योंकि भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इस वजह से नहीं लगा। यहाँ पे गोरी सिंगुलर थी तो यहाँ पे एस लगा दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है।
ये दोनों भाई साथ साथ रहते हैं, तो ये दोनों भाई को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये को क्या बोलते हैं भाई, बाईसवा है, ठीक है। तो दीज टू ब्रदर्स या दीज बोथ ब्रदर्स, ठीक है। टू की जगह आप बोथ लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोथ मीन्स होता है दोनों। तो दीज बोथ ब्रदर्स लिव टुगेदर। यहाँ पे दोनों भाई मिल के क्या बन गए हैं, प्लूरल, तो इस वजह से लिव लिखे हैं, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे आप। 22 की जगह 23वां देखेंगे। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर या चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। तो द अर्थ रिवॉल्व्स, ओके, अर्थ सिंगुलर है तो इसलिए इस लगा दिया है, अराउंड द सन। ये भी ख़त्म हो गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। आप TSS को ध्यान में रखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी पैटर्न को धीरे धीरे करेंगे, और एक बार अगर आपका क्लैरिटी आ गया, बेसिक क्लियर हो गया, तो फिर आप बना लेंगे कोई भी आए। सूरज पूरब में निकलता है, भाई यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी है भाई। तो द सन, क्योंकि भाई वो पश्चिम में थोड़े निकलेगा, जो बातें हमेशा सही होती हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। द सन अराइज किधर, राइज मतलब कि यहाँ पे द सन राइज, द सन राइजेस, क्योंकि सन कैसा सिंगुलर है, इन द ईस्ट। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी फीडबैक मेरे को भेज सकते हैं कि भाई साहब या सर ऐसा जो भी कमी रह रही हो, ना समझ में आया हो, कम समझ में आया हो, तो बताना, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया है। फाइनली मैं फिर से आपको ये कहूँगा कि आप ये चारों सेंटेंस के जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इनको हमेशा के लिए रट्टा मार लेना या याद कर लेना, क्योंकि हमेशा इसी फॉर्मेट में सेंटेंस लिखे जाते हैं। और TSS को ध्यान में रखना, कभी भी कोई ट्रांसलेशन करते समय आपको सबसे पहले टेंस, सेंटेंस और सब्जेक्ट ये तुरंत पता लगाना आना चाहिए। अगर इन तीनों की क्लैरिटी आपके अंदर है तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम मक्खन जैसे बनेगा और आपको मज़ा आएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ you have enjoyed my session, then please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.